वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार बात बोली गई है, लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत आगे जाओगे। बोला क्या गया समझ लेते हैं एक बार। बोला यहां पर ये कि कल जा चुका है और कल आया नहीं है बस आज ही है, जो भी है उसको एंजॉय कर लो। यानी कि जो जाने वाला कल है वो ऑलरेडी जा चुका है, वो आप लोगों के हाथ में है ही नहीं है। आने वाला कल जो है वो अभी आया ही नहीं है, अभी फिलहाल आपके हाथ में आज है। तो हमेशा जिंदगी जो है वो आप लोगों की आज में चलती है। तो आज का मतलब ये कि जो मूवमेंट है, जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर अपना 100% दीजिए। अगर इसके बाद में आप लोग कोई दूसरा काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोग अपना रूम साफ कर रहे हैं, तो रूम साफ भी ऐसे करिए कि ऐसा लगे कि हाँ कोई एक पर्टिकुलर नहीं कि एक पर्टिकुलर कोई प्रोफेशनल इस काम को कर रहा है। वो नहीं कहते कि अगर कोई भी काम करो इतने शानदार तरीके से करो कि सामने वाला देखकर दंग रह जाए कि क्या यार ये इस काम में मास्टर है। तो उसका मतलब क्या होगा कि आप लोग उस काम में अपना 100% दे रहे हैं। पढ़ाई जब करने बैठो उस टाइम में माइंड में कोई गंदगी चलनी ही नहीं चाहिए। कहाँ फोन पड़ा है, कपड़े कहाँ पड़े हुए हैं, यार आज नहाया नहीं हूँ, खाना नहीं खाया, एक्सरसाइज नहीं करी है, फालतू की बातें चल रही हैं, यार उससे मिलने जाना था, यार उसका फोन पड़ा था उसको रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, व्हाट्सएप पे पता नहीं यार उसका मैसेज नहीं देखा, पता नहीं कोई मैसेज देख लूँ, व्हाट मैसेज तो नहीं आ गया। ये सारी चीजें साइड में फेंको, पूरा 100 का 100% अपनी पढ़ाई में दो। और फिर उसके बाद में रिजल्ट देखना। रिजल्ट अच्छा ना आए तो फिर बताना। जिंदगी में क्या करते हैं, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन रखते हैं माइंड में कि हर एक चीज के तो नोटिफिकेशन ऑन रहते हैं, जरा जरा सी चीज में उसको देखना है। अगर हर एक घंटे के अंदर 15-20 मिनट भी अगर मोबाइल पे आप लोग बिता रहे हैं तो मोटे मोटे तौर पर दिन के 6 से 7 घंटे साफ कर दिया आप लोगों ने मोबाइल के चक्कर में सोच रहे हैं आप लोग, ये पता भी नहीं चलता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैनेज करनी आनी चाहिए, तभी आप लोग सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को यूज कर पाओगे, अपने टाइम को यूज कर पाओगे। और ये टाइम जो है वो काफी क्रूशियल है। अब आप लोग का ईपीएफओ की भी डेट आ गई आप लोगों के सामने, आप लोग की यूपीएससी की भी डेट है आप लोगों के सामने, जो भी एग्जाम है उनकी डेट आ चुकी है, शायद स्टेट पीसीएस की भी डेट कई की शादी अभी डिक्लेयर कर दी गई है। तो अगर आप लोग ढंग से अब तैयारी करके नहीं चलेंगे तो फिर यार अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। अब कम से कम इस चीज को कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से तो सीरियस होके लग जाना चाहिए। अब थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है। तो पहले एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं लेक्चर के अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे। और ओवरव्यू कैसे करेंगे, ओवरव्यू करेंगे क्वेश्चन की हेल्प से। तो देख लेते हैं एक एक कर क्वेश्चन। सबसे पहले बात की जा रही है डे ऑफ द सी फेरर। जैसे नाविक नहीं होते हैं, जैसे कि नाव चलाने वाले जो नाविक होते हैं, तो सी फेरर आप लोग बोल सकते हैं। तो एक तरीके से इसकी थीम क्या है आप लोग को ये बतानी है। तो इंपॉर्टेंट डे है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसी के साथ में जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो कई बार न्यूज में रहता है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो ज्योग्राफिकली यानी कि भौगोलिक के हिसाब से जो उसकी सिचुएशन है, जो लोकेशन है, वो किसी और देश के पास में है। पर पॉलिटिकल अगर रीजन के हिसाब से बात करें तो किसी और कंट्री के अंदर में है। तो ये किस कंट्री के अंदर में है ये आप लोग को बताना है। भौगोलिक किसके पास में है और ज्योग्राफिकली किसके पास में है, तो ये आप लोग को बताना है, ठीक है। अभी यहां पर हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर ऑफिसर्स के बारे में बात की जा रही है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। तो प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया क्या करेगा, ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग को जानने को मिलेगी। तो समझेंगे काफी डिटेल में इसके बारे में भी हम लोग। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है, हमारी कंट्री में जो PSA इसको बोलते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये एक पोस्ट क्रिएट की गई थी हमारी कंट्री में एक महान पर्सनैलिटी के टाइम पर। ये महान पर्सनैलिटी कौन है, जो पहले PSA बने थे। और आप लोगों को इनका नाम पता होना चाहिए, जब बताऊंगा तो आप लोग सुनकर हैरान रहेंगे, क्या हमारी कंट्री के पहले ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे। आज के डेट में कौन है, इनका नाम है के विजय राघवन। तो इनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली प्रिंसिपल जो साइंटिफिक एडवाइजर काम क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट है और जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनको एडवाइस करते हैं साइंटिफिक मैटर में। कौन कौन से मैटर में, तो बहुत सारे मैटर होते हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा आर्टिकल में, डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा इसके बारे में, टॉपिक के बारे में। रिसेंटली अभी न्यूज में, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। एक पर्टिकुलर यहां पर 9 मेंबर का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं PMSTIAC, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग बतानी है। पीएम का मतलब तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो बाकी का कौन है ये बताइए। इसको जो हेड करते हैं के विजय राघवन, तो ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर पायरोस्टिया। तो लालाजी, यहाँ पर पायरोस्टिया जो लालाजी है यहाँ पर, ये इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि इसको किस कैटेगरी में रखा गया IUCN के हिसाब से, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसमें कहां पर इसको रखा गया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के तहत। तो इसके बारे में जानेंगे क्या है आखिर, क्यों न्यूज में है, तो डिटेल में समझेंगे। हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान जो है कौन सी मिनिस्ट्री का है, ये आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके द्वारा कैच द रेन ये कंपेन स्टार्ट किया गया था, कैच द रेन। तो ये जो कैच द रेन कंपेन स्टार्ट किया गया था, तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया ऐसा बोल सकते हैं,
जल शक्ति अभियान जो है जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात की, इसकी थीम है कैच द रेन के आगे कुछ और भी है। ये तो इसका कैंपेन हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है, कैच द रेन तो कैंपेन हो गया, फिर थीम भी है इसकी कुछ आगे, वो आप लोगों को बतानी है, इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन हो गया आप लोगों को यहाँ पर, वर्ल्ड वाटर डे जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ये किस दिन सेलिब्रेट किया है? चलिए दिन छोड़िए, आप लोग महीना बता दीजिए आप लोग चलिए महीना बता दीजिए तो मैं मान लूंगा कि हाँ आप लोगों को कई सारी चीजें थोड़ी थोड़ी याद है। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे कौन से महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में जैसे हिस्ट्री में कोई वॉर हुई, जैसे कि 1962 की वॉर हो गई, ठीक है, या कोई और दुर्घटना घटी 1984 के जो बेसिकली दिक्कत हुई हमारे देश में, तो उसको आगे आने वाले टाइम में जो जनता है उनके सामने रखा जाता है 25 साल के बाद में लगभग। तो ये रिकमेंडेशन जो है वो किस कमेटी के द्वारा दी गई थी 2019 में, ये आप लोग को बताना है कि डिक्लासिफाई करना है, डिक्लासिफिकेशन की रिकमेंडेशन किस कमेटी के द्वारा दी गई रिसेंटली अभी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो कुछ बातें इसके बारे में समझेंगे जानेंगे जिससे डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है। तो कैसे देखना है? टकटकी लगाकर, हाँ बिल्कुल टकटकी लगाकर, तो आगे कोई कंफ्यूजन न रहे। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं डे के बारे में। आज का जो डे है ये बात करें यहां पर डे ऑफ सी फेरर, यानी कि जो भी नाविक होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर आज की डेट में आप लोग अपनी कंट्री देखिए, हमारी कंट्री के टोटल मिलाकर ऐसे अगर राज्य के बारे में बात करिए तो टोटल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल एरिया के साथ में बिलोंग करते हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, इसी के साथ में गोवा हो गया, ठीक है, यहाँ केरला हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो 9 राज्य हैं और लगभग 7,500 किलोमीटर की हमारी कोस्टल बाउंड्री है। तो ये इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी लोग रहते हैं वो कोस्टल बाउंड्री के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं और अपनी जो जिंदगी है वो पानी से जो भी रिसोर्सेज आते हैं, मछली वगैरह निकाल कर, वो सब चीजें उनसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी कई बार चीजें न्यूज में रहती हैं। ये माना जाता है कि हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है कोस्टल एरिया में जो रहती है वो लगभग 30% जनता जो है हमारी कोस्टल एरिया में रहती है। तो इसलिए काफी ज्यादा जरूरी है इस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट भी। अगर बात करें यहां पर तो बोला जा रहा है थीम में क्या बोला गया, ये 25 जून को डे सेलिब्रेट किया जाता है सी फेरर बोला गया है एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, यानी कि जो शिपिंग यानी कि जो जहाज है उसके फ्यूचर में कोर में बिल्कुल ये यहां पर क्या है, ये यहां पर सी फेरर है। इसको ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन की सिस्टम के कोर में कौन है, टीचर है। अगर एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना है तो एक टीचर की क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन मतलब वो किस तरीके से पढ़ा रहा है। वैसे तो बहुत सारे लोग रहेंगे आप लोगों को पीएचडी मिल जाएंगे, ठीक है, पर लेकिन पढ़ाने का जो तरीका है वो लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक मतलब ये कि वो एक तरीके से उनकी जो पढ़ाने की कला कैसी है, ये शब्द ठीक रहेगा, पढ़ाने की कला कैसी है, क्या बच्चों को समझा पा रहे हैं जो चीजें वो पढ़ा पा रहे हैं, तो वो ज्यादा जरूरी है। तो वो वाली कला अगर उनमें है तो टीचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो एक टीचर ही साइंटिस्ट बनाता है, एक टीचर ही इंजीनियर बनाता है, एक टीचर ही डॉक्टर बनाता है, इवन एक टीचर ही पॉलिटिशियन बनाता है। ठीक है, वो अलग बात है कि पॉलिटिशियन पढ़ते नहीं है, वो बाद में चलकर पॉलिटिशियन बन जाते हैं तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो टीचर काफी बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जिस तरीके से इसी तरीके से बोला गया कि कोर जो है बिल्कुल उसमें, तो कोर में आप लोगों को सी फेरर देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से थैंक्स देने की बात की गई क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन जो रहता है इकोनॉमी के अंदर वो काफी बड़ा रहता है, काफी रिस्क फेस करते हैं, जैसे कि अभी यास साइक्लोन आ गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से कई सारे साइक्लोन आते हैं, कई बार इनकी जान चली जाती है, कई सारे दूसरे देश पकड़ लेते हैं, तो ऐसी कई सारी दुर्घटनाएं यहां पर देखने को मिलती है, पर सारी चीजें झेलते हुए ये अपना काम करते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएमओ के हिसाब से बात करें तो एस्टिमेट लेके जाता है कि शिपिंग ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट जो है ये 90% ऑफ द वर्ल्ड ये गुड़ को ट्रेड करता है। यानी कि अगर कोई जहाज जो है अगर कहीं से क्रूड तेल आप लोगों को लेकर आना है हमारी कंट्री में से कहीं पर दूसरे देश में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचना है कहीं से हमारी कंट्री में कोई दूसरा सामान लेकर आना है, तो ये मैक्सिमम जो काम होता है, वो जो मैक्सिमम जो काम होता है वो कहां से किया जाता है, वो 90% जो है वो यहां पर जहाज के थ्रू किया जाता है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये यहां पर लोग। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर उनको थैंक्स देने, एक तरीके से थैंक्स गिविंग डे आप लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर बातें की गई हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग और काफी सारी प्यारी प्यारी आप लोगों को बातें जानने को मिलेगी। पहले यहां पर शॉर्ट न्यूज देखेंगे, इसके बाद में डिटेल में न्यूज समझेंगे। सबसे पहली जो यहां पर शॉर्ट न्यूज में न्यूज निकल कर आ रही है ये है ब्रिटेन के बारे में और यूरोपियन यूनियन के बारे में। आप लोगों को ये पता होगा कि रिसेंटली अभी ब्रेक्जिट हुआ। ब्रेक्जिट का मतलब था कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना, यानी कि ब्रिटेन जो था वो 28 मेंबर का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया, तो 28 मेंबर का यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर का रह गया। अब ये जो ब्रिटेन है ये अलग कंट्री बन गया है, पर लेकिन ब्रिटेन जो है वो अलग कंट्री तो पहले से था, अलग पार्ट बन गया। तो इससे क्या दिक्कत हो गई है, इससे दिक्कत ये हो गई जैसे कि ये हो गया यूरोप, पूरा ये यूरोप देखने को मिल रहा है, ये यूरोप के मेंबर है टोटल 27। ठीक है,
अब यहां पर ये यूरोप के मेंबर है, ये यहां पर ब्रेग्जिट हो गया, ये बाहर निकल गया। अब ये जो ब्रेग्जिट हो गया बाहर निकला है, ये जो पोर्शन है तो सही है, पर लेकिन ये छुटुक सा जो पोर्शन है ये सारी दिक्कत क्रिएट कर रहा है। अगर कोई आप लोगों से पूछे यूके के बारे में तो इसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी कि कई सारे राज्यों का किंगडम, जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड एक किंगडम हो गया, स्कॉटलैंड एक किंगडम हो गया, इंग्लैंड एक किंगडम हो गया, वेल्स एक किंगडम हो गया। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो 4 किंगडम से मिलकर एक यूनाइटेड किंगडम बना है, इसलिए इसका नाम यूके रख दिया। तो यूके सबसे बड़ी टर्म है, इसके अंदर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, जब तक ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, यानी कि सारा जो पार्ट था ये एक जगह इकट्ठा था, तो चाहे यहां पर यूके हो, चाहे आयरलैंड हो, चाहे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो, चाहे नॉर्दर्न आयरलैंड हो, तो आने जाने की कोई दिक्कत नहीं थी। यानी कि सामान अगर बॉर्डर क्रॉस करके जाना है तो आसानी से जा सकता था, यहां से यहां पर जा सकता था, यहां पर जहां पर रास्ता कनेक्टेड है यहां से यहां पर आकर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जब से यहां पर अब ये अलग निकल गया ब्रेग्जिट होने की वजह से, तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसमें दिक्कत आ गई, क्योंकि ये पूरा आयरलैंड है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। तो ये जो आयरलैंड अगर बीच में से काटेंगे तो ये वाला आयरलैंड तो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट, ये वाला आयरलैंड है यूके का पार्ट। तो यूके बाहर निकल गया यूरोपियन यूनियन से, तो इसका मतलब ये भी बाहर निकल गया। तो इसके बीच में जो बाउंड्री थी अब वो काफी टाइट हो गई है, यानी कि अब कोई सामान आना लाना ले जाना है तो परमिशन लेकर जाना पड़ेगा। तो इसके चलते काफी सारी दिक्कत यहां पर भी देखने को आने वाले टाइम में मिल सकती है। तो ये वाला पोर्शन कई बार बोलता है कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट बने रहो यार, छोड़ के बाहर क्यों निकल गए। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि 48% लोगों के द्वारा जो है उससे वोट से आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं है। अगर 52% वोट जो है यहां पर जो जीते हैं, अगर 2% भी इधर पहुंच जाती तो निकल के ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत सारे लोग चाह रहे थे यूरोपियन यूनियन के साथ में यूके रहे, यानी कि 48% लोग ये चाह रहे थे 100 में से कि यूके यूरोपियन यूनियन के साथ में रहे, पर लेकिन मेजोरिटी हो गई 52 पे, तो इसलिए दिक्कत हो गई। पर लेकिन दिक्कत तो बन रही है अभी यहां पर। तो यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन जो है उनके द्वारा यहां पर जो झगड़ा है नॉर्दर्न आयरलैंड को लेकर उसको निपटाने की बात की जा रही है। यूके जो है यूके का पार्ट है यहां पर ये, और बॉर्डर करता है अकेला एक ऐसा एरिया है यहां पर 27 जो मेंबर है यूरोपियन यूनियन के, उसके साथ में इसका जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो अकेला पोर्शन है जो कि यहां पर इनके साथ में टच करता है, किसके साथ में, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ में। वरना यूके का कोई सा भी पोर्शन जो है और किसी भी कंट्री के साथ में टच नहीं करता है, क्योंकि एक आइलैंड कंट्री आप लोग खुद देख सकते हैं, चारों तरफ से कोई भी नहीं है आसपास में, और ठीक है किसी भी के साथ बॉर्डर टच नहीं करता है, तो ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। तो ये यहां पर जो दिक्कत हो गई उसके लिए इस पर्टिकुलर एरिया की दिक्कत हो गई यहां पर। ये एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि यहां पर जो ये अलग किससे होता है, जैसे कि यहां पर नीचे फ्रांस हो गया, ठीक है, फ्रांस और बात करें यहां पर जो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, इसके बीच में अगर देखिए तो कौन है यहां पर, ये तो इंग्लिश चैनल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई बार आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो इसके बारे में याद रखेगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्रांस और जो यूके को कौन अलग करता है, तो इंग्लिश चैनल अलग करता है। ये हो गया आयरलैंड, ये हो गया नॉर्दर्न आयरलैंड, तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो पार्ट है वो यूके का है, ठीक है, ये इंग्लैंड हो गया, ये वेल्स हो गया और ये स्कॉटलैंड हो गया। तो अब यहां पर ये मुद्दा है कि कैसे चीजों को नॉर्मल करके चलना है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है ब्रिटेन को कि यार आप लोग फुल्ली इंप्लीमेंट करो एग्रीमेंट, जिसके चलते जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, यानी कुछ नियम फॉलो करेगा। ये नियम जो है दोनों साइड से एग्री करना है और इनको रेक्टिफाइड करना है। ये बेसिकली एग्री भी कर चुके हैं, रेक्टिफाइड करके यहां पर 1 जनवरी से ये पिक्चर में आ गए थे। तो नाउ जो पार्ट हो गया ये इंटरनेशनल लॉ का पार्ट हो गया है। बेसिकली ये प्रोटोकॉल जो है, ये रूल और रेगुलेशन जो है ये बोल रहे हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड से अगर कोई भी यहां पर अगर कोई भी चीज जो है यहां पर अगर आनी चाहती है आयरलैंड के अंदर में, तो उसके चलते कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहां पर जो बेसिकली बोथ साइड जो है वो एग्री हो गई है कि इवन नॉर्दर्न आयरलैंड जो है यूरोपियन यूनियन का तो पार्ट है नहीं, पर कंटिन्यू फॉलो करेगा जो कई सारे रूल हैं। उन कई सारे रूल में क्या है, मान लीजिए कोई लॉरी आ रही है, लॉरी क्या है, जैसे कि ऐसा भरा हुआ कोई ट्रक आ रहा है सामान का, और ये भरा हुआ ट्रक जो है यहाँ पर ये नॉर्दर्न आयरलैंड से यहाँ पर ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में आ रहा है, या फिर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से यहाँ पर कोई नॉर्दर्न आयरलैंड में जा रहा है, एक सेकेंड, कोई यहां से यहां पर आ रहा है फिर यहां से यहां पर आ रहा है, तो इनको अलाउ किया जाएगा, इस पे कोई रोक टोक नहीं रहेगी। तो ये बात यहां पर इनके द्वारा बोला जा रहा है कि इसको इनेबल करो, ये यहां पर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, विदाउट कोई यहां पर कोई इंस्पेक्ट नहीं करेगा, यहां पर कोई इसमें रोक टोक नहीं रहेगी, आराम से जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंग्लैंड जो स्कॉटलैंड है जो वेल्स है, ठीक है, वो आज की डेट में इन रूल को फॉलो नहीं करेंगे। बस अकेला जो इसका पार्ट है जो नॉर्दर्न स्कॉटलैंड है यहां पर ये, सॉरी नॉर्दर्न आयरलैंड जो है यहां पर ये, वो ओनली फॉलो करेगा, बाकी के फॉलो नहीं करेंगे। बाकी अपना जो नॉर्मल तरीका है, जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए नए वाले, वो उनको फॉलो करेंगे। तो इसको मुद्दे को लेकर यहां पर दिक्कत चल रही है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में है, तो बार बार न्यूज में आता है, इसको इंप्लीमेंट करने की वजह से कई सारी बातें की जाती हैं पर फिर चीजें रह जाती हैं ऐसे ही, तो ये कई बार यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेसिकली टॉपिक के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अरे हाँ, क्वेश्चन तो आप लोग का रह गया। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसको अगर आप लोग देखेगा तो ज्योग्राफिकली वो आयरलैंड के पास में है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के, पर पॉलिटिकली किसका पार्ट है? पॉलिटिकली वो है यूके का पार्ट, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, तो ये आप लोग को क्लियर रखना है माइंड में, ठीक है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए कई सारी बातें आप लोगों को नई नई जानने को मिलेगी, तो देखिएगा यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर जानवर के बारे में बातें की जा रही है यहाँ पर, ये ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? ये बेसिकली कुछ ऐसा जानवर देखने को मिल रहा है जो यहाँ पर ये तेलंगाना के अंदर यहाँ पर पाया जाता था। यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है यहाँ पर येरापल्ली फॉर्मेशन, जो रॉक्स है यहाँ पर बहुत पुरानी, तो उसके चलते ये जो जानवर है ये लगभग यहाँ पर 240 मिलियन पुराना, इसको फिर से अब यहाँ पर स्टडी करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो स्टडी करने की बात की जा रही है, तो इसके चलते ये न्यूज में आ गया है। इसका जो नाम है यहाँ पर ये क्या है? इसका नाम है भ्रीतालासूच, ठीक है। तो नपनी, तो भ्रीतालासूच नपनी जो है यहाँ पर, यह तपनी, बेसिकली नपनी क्या तपनी रहेगा यहाँ पर, ये तापनी या फिर बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये। तो ये जो स्टडी करने की बात की जा रही है, तो ये इसका जो नाम है ये अलग अलग डिवाइड किया जाता है। इसमें यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में है यहाँ पर भारी, भारी का मतलब होता है ह्यूज, यानी कि काफी बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ताला, ताला का मतलब होता है यहाँ पर हेड, यानी कि सर, ठीक है। और इसी का मतलब नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया ये सुज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है बेसिकली इजिप्टियन, एक क्रोकोडाइल हेड, एक ऐसा डाइटी है, यानी कि इजिप्ट के अंदर एक ऐसा भगवान है जिसका जो थोपड़ा, यानी कि जिसका जो सर है वो यहाँ पर क्रोकोडाइल जैसा है, तो वो यहां से निकल कर आता है, तो उसके नाम से कनेक्ट कर यहां पर ये नाम रखा गया है। ये जो है बेसिकली जो तापनी ये नाम दिया गया यहाँ पर, तो तपन रॉय चौधरी हमारी कंट्री में यहाँ पर पैलेंटियोलॉजिस्ट यहाँ पर जिनके नाम पर ये नाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने काफी लंबा समय इसके साथ में बिताया इस चीज को स्टडी करने के लिए। और यहाँ पर ये एथ्रियोसुडे, ये जो पर्टिकुलर फैमिली है इसका पार्ट है यहाँ पर ये जानवर, जिसके ऊपर स्टडी करने की बात की जा रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में अभी आ गया है। तो ये जो वर्ड येरापल्ली फॉर्मेशन यूज किया गया, तो कहां पर है? ये तेलंगाना में है, तेलंगाना में। और जो येरापल्ली फॉर्मेशन है, आप लोगों से कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले आते हैं कि ये जो येरापल्ली फॉर्मेशन है किसका पार्ट है, यानी कौन से बेसिन का पार्ट है यहाँ पर ये। अगर आप लोगों से ये पूछ ले तो ये गोदावरी बेसिन का पार्ट है तेलंगाना के अंदर में, जहां पर ये स्टडी करने की बात की जा रही है, ठीक है। आप लोग को ये बताना है जो यहाँ पर पैलियंटोलॉजिस्ट होता है इसका क्या मतलब होता है, ये आप लोग बताइए। सोचने वाली वैसे कोई बात है नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक पुरानी चीज की चेक करना है, उसकी नॉलेज निकालनी है, तो सीधा सीधा मतलब हो गया जीवाश्म विज्ञान, ठीक है। तो जीवाश्म जो विज्ञान होते हैं, जो पुरानी चीजों की स्टडी करते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है, ओके। आइए आगे चलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है, कुछ नई बातें जानने को मिलेगी। और यहाँ पर बेसिकली जो न्यूज है पर्सन स्पेसिफिक न्यूज की कैटेगरी में भी आ सकती है। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, तो कई एंगल से आप लोग इस न्यूज को देख सकते हैं। हमारी कंट्री में जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट O2, यानी कि ऑक्सीजन फॉर इंडिया। तो कोई पूछे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा लॉन्च किया गया, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए यूज किया जा रहा है? हमारी कंट्री में जो डिमांड बढ़ी है अभी मेडिकल ऑक्सीजन की, उसकी जो पूर्ति है उसको पूरा करने के लिए ये हमारे देश में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये अगर बात करें हमारी कंट्री में जो ये ऑफिस है जिसके द्वारा ये नॉर्मली या तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं ऐसे काम, या फिर कोई हेल्थ मिनिस्टर करता है ऐसे काम, तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ये काम कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो पोस्ट है हमारी कंट्री में 1999 में क्रिएट की गई, 1999, यानी कि एक तरीके से ये जो टाइम था ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट का टाइम था। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो सबसे पहले हमारी कंट्री में कौन बने थे? तो एक महान पर्सनैलिटी हमारी कंट्री के सबसे पहले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बने, जिनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बने प्राइम मिनिस्टर के, तो इनके चलते यहाँ पर ये पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। आज की डेट में कौन है यहाँ पर? ये पीएससी है के विजय राघवन, तो ये है यहाँ पर ये। आखिर ये पोस्ट बनाई क्यों की? जब एपीजे अब्दुल कलाम सर जो है इस पर्टिकुलर पोस्ट पर आ गए, तो इसका मतलब कोई पोस्ट इंपॉर्टेंट ही होगी। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इसके बारे में, ये एक तरीके से प्रैग्मेटिक और ऑब्जेक्टिव, यानी कि व्यावहारिक और उद्देशिक एडवाइस देने के लिए प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट यानी कि जो गवर्नमेंट होती है नॉर्मली, उसको साइंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, इनोवेशन के मामले में कैसे उनको चीजें लेकर चलनी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत कोई डेवलपमेंट करना है, देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, सोशल सेक्टर जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीजों पर फोकस देकर चलना है। ये इन सब चीजों में कौन कौन सी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट काम कर सकते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री काम कर सकती है, तो इन सब चीजों के बारे में अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को एडवाइस चाहिए, तो वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का दरवाजा खटखटाते हैं कि भाई साहब बताओ यार क्या करना है, ठीक है।
आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जो पॉलिटिशियन है वो अंगूठा छाप रहते हैं, पर लेकिन डिसीजन फिर भी शानदार शानदार ले जाते हैं। तो उसके नीचे जो बैठे रहते हैं वो होते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम सर जैसे लोग वहां पर बैठे रहते हैं जो पूरा सिस्टम चलाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर बात करें ये 9 मेंबर का जो हमारी कंट्री में ग्रुप बनाया गया, इसको बोला गया था प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, PMSTIAC। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। तो ये जो बेसिकली हमारी कंट्री में तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा हेड की जाती है। और कौन है आज के में, ये है के विजय राघवन। एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, एपीजे अब्दुल कलाम सर जो है ये आप लोगों को ये बताना है कि किस टाइम पर ये जब हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट थे तो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे हमारे देश के। इसी के साथ में ऑपरेशन जो चलाया गया था हमारी कंट्री में जब न्यूक्लियर जो बॉम्ब था उसका एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, आप लोगों को यहां पर यह बताना है कि उसका नाम क्या रखा गया था पहली बात, और वो कब एक्सपेरिमेंट किया गया था हमारी कंट्री को जब न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया गया। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, हाय ब्रो, हाउ आर यू। तो ब्रो के बारे में आप लोग को बताता हूं। हाय ब्रो ब्रो जो है इसको बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर के एरिया में काम करती है, सड़क ढांचागत डेवलपमेंट करने का, सड़क बनाना, ये सब चीजें। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये आप लोग बताइए, तब तक मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूं, फिर इस आर्टिकल के खत्म होते ही मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर बात करें हमारी कंट्री में तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब के द्वारा अभी यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पर स्टेब्लिश किए गए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ब्रो के। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया के फील्ड में काम करना ढंग से कि कोई दिक्कत है कमी है उनको सुधारा जा सके, एक्सीलेंट तरीके से काम करना। तो सीमा सड़क भवन जो दिल्ली के अंदर यहां पर इनको बेसिकली इनोग्रेट किया गया। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जो रोड एंड सेफ्टी अवेयरनेस, जो एम है यहां पर ये क्रिएट करेगा अवेयरनेस कि कैसे रोड सेफ्टी हम लोग को मेंटेन रखनी है, रोड पर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, कैसे हम लोगों की लाइफ को सेव कर सकते हैं। हमारी कंट्री में हर साल बात करें तो 5 लाख के करीब एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें से लगभग यहां पर अगर बात करें 1.5 लाख के करीब जो लोग हैं उनकी जान चली जाती है। यानी कि 5 लाख के करीब जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, 1.5 लाख के करीब जान जा रही है। बच्चे कुछ जो लोग रह गए, किसी का हाथ टूट रहा होगा, किसी का पैर टूट रहा होगा, किसी का कुछ और फूट रहा होगा। तो टोटल मिलाकर कोई ना कोई बहुत सारे इसमें से जो एक तरीके से विकलांग भी हो जाते होंगे, डिसेबल पर्सन बन जाते होंगे। तो ऐसी भी दिक्कत देखने को मिलेगी, पता चला किसी का पैर कट गया। तो इसकी वजह से बहुत सारा देश को नुकसान होता है। एक तो हेल्थ में काफी नुकसान होता है उनकी खुद की, और इसी तरीके से पता चला कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक सही तरीके से काम करने वाला इंसान था, सर में चोट लग गई, याददाश्त चली गई, ठीक है, तो घर की पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कई सारी ऐसी चीज देखने को मिलेगी। कोई पर्टिकुलर गाड़ी चलाने वाला है, ट्रक ड्राइवर है, ठीक है, पता चला उसके ऊपर पूरा घर चल रहा है, तो इंसान के पैर टूट गया, ठीक है, कैसे अब यहां पर ये क्लिच ब्रेक दबा पाएगा। तो वो सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर कई सारे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो फॉर रोड, ब्रिज, एयरफील्ड और जो टनल है, COERBAT बोला गया। इसका एम क्या है कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, रोड बनानी है, ब्रिज बनाना है, एयरफील्ड या फिर टनल बनाना है, कोई यानी गुफा निकालते हैं पहाड़ के अंदर से, ठीक है, तो वो वाली बात की जा रही है। तो दो चीजें हैं, एक तो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड सेफ्टी एंड अवेयरनेस, दूसरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड, ब्रिज, एयर फील्ड और इसी के साथ में टनल। तो इसके चलते हमारी कंट्री में चीजों को डेवलप किया जाएगा। और काम कौन करेगा यहां पर, ये करेगा यहां पर ब्रो, तो जिसको बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉमन सेंस की तो बात यह है, जब ये सारी काम हमारी रक्षा मंत्री बोल रहे हैं राजनाथ सिंह साहब, तो सीधी सीधी बात यहां पर क्या होगी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। जी हाँ, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ही आती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसको हमारी कंट्री में 1960 में बनाया गया था। और ऐसा नहीं कि हमारे ही देश के लिए काम करती है, ये अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तजाकिस्तान, श्रीलंका और भी कई सारे एरिया में काम कर चुकी है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछने लगे सीधा सीधा यहां पर कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये ओनली इंडिया में डेवलपमेंट का काम करती है, और यूपीएससी से क्वेश्चन ओनली लगाकर बड़ी जल्दी पूछती है, तो इसलिए आप लोग उनको ध्यान से सुनिएगा। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, ये जो ब्रो है ये पहले क्या करती थी, ये कुछ हिस्सा इसका जो था बेसिकली फंड लेना है, ये सारी चीजें ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में आता था, ठीक है। पर लेकिन अब पूरा कंप्लीटली एंटायर समर्पित हो गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, यानी कि इसने जो ठुकरा दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पसंद आ रही है, तो बोला कि यार मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में जाऊंगा, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है आज की डेट में। चाइना बॉर्डर एरिया में काफी बड़े बड़े डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या किसी से कम है, हम भी डेवलपमेंट करेंगे। तो हम भी अपने पर्टिकुलर एरिया में कई सारे रोड डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी हमारी कंट्री के जो रक्षा मंत्री हैं यहाँ पर राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा फर्स्ट सोलो वुमेन मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन यहाँ पर देखने को मिला मिस कंचन के द्वारा।
ये सोलो का मतलब क्या होता है? सोलो का मतलब होता है कि अकेले, यानी कि अकेले निकल पड़ो मोटरसाइकिल लेके आप लोग और घूम कर आओ, जिंदगी को देखो समझो, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ये एक तरीके से ये कहते हैं कि अपनी खोज में अगर आप लोगों को निकलना है तो अकेले निकलना पड़ता है इंसान को। जिस टाइम आप लोग अपने आप को अकेला रखकर अपने आप को मैनेज करना जान गए, आज की डेट में मेरी हालत है हालांकि कोई मुझसे मिलने आता है तो बोलता है कि ये हालत कैसी है, मतलब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। मैं जहां पर रहता हूं वहां पर मैं उस पर्टिकुलर उसमें जो बेसिकली फ्लैट है उसमें अकेला रहता हूं मैं, और वहां पर मुझे पूरे दिन में टाइम का पता नहीं चलता है, मेरा टाइम कहां पर चला जाता है। पूरा एक एक मिनट जो है वो ढंग से यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। खाने वाने का जुगाड़ जो सिस्टम होता है वो मैं करता रहता हूं जैसे तैसे करके, जो भी होता है तो सारी चीजें मतलब चलती रहती हैं। उसमें एक्सरसाइज करना अपना पूरा दिन में, अपना जो रूम है पर्टिकुलर जो भी अपना, उसमें साफ सफाई करना, खाने के बाद में बर्तन वगैरह धुलना, अपने कपड़े धुलना, ये सारी प्रक्रिया जो है वो मेरी खुद की है यानी कि मैं अपने आप सारे काम करता हूं। तो पूरा टाइम जो रहता है वो डिवाइडेड रहता है। मुझे ये पता नहीं चलता है कि सुबह को उठने के बाद में शाम को सीधा बिस्तर पर पढ़ता हूं और पढ़ते ही नींद आ जाती है। ये बड़ी अच्छी चीज लगती है मुझे। मैं बिस्तर पर पढ़ा और पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगेगा कोई 1 से 1.5 मिनट मुश्किल से लगेगा, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और फिर मेरी सुबह आंख खुलती है डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये अगर आप लोगों ने एक बार ये चीजें जिंदगी में करनी सीख ली, अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया, आप लोगों ने अपनी जिंदगी को इस तरीके से एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, तो इस दुनिया में किसी की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। अच्छे से अपनी लाइफ को आप लोग एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका आप लोग अपना कर देखो, कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। बाकी फैमिली है वो अपना घर पे रहते हैं, मतलब मैं अपना अलग रहता हूं इस तरीके से। तो जिंदगी जो है आराम से चलती है, पर कारण क्या है आराम से चलने का? क्योंकि काम पर फोकस रहता है। अगर काम पर फोकस नहीं रहेगा तो फ्रस्ट्रेट होऊंगा, उल्टी सीधी हरकतें करूंगा, उल्टी सीधी चीजें देखूंगा, फिर अपना सर मारूंगा दीवारों में, ठीक है। पता चला कुछ दिनों बाद पागल होकर घूम रहा हूं, तो वो वाली हरकतें नहीं होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि अपने आप को मैनेज कर पा रहा हूं मैं, यानी कि अपनी कोई भी ऐसी हरकतें मुझे लगती है जो मुझे आउट ऑफ कंट्रोल कर रही है किसी भी तरीके से, तो उनको मैं थाम लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। ये कंट्रोल जिस दिन आप लोग का अपने ऊपर आ गया तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों की सोल्व हो जाएंगी। ये समझिएगा कि आप लोग के अंदर थमास आ जाएगा, आप लोग के अंदर शांति आ जाएगी, आप लोग काम पर फोकस कर पाओगे। और ये जरूरी भी है एक जिंदगी को अगर सही डायरेक्शन में लेकर आप लोग चलना चाहते हैं तो। रक्षा मंत्री हैं जो उसी के, ये सोलो बताना था, सोलो कहां पहुंच गया मैं यानी कि अकेले निकल पड़ने की बात की जा रही है, ठीक है। कभी कभी तो आउट ऑफ ट्रैक चला जाता हूं। अगर बात करें यहां पर बात की जा रही है बेसिकली उग्रसेंडी टू यहां पर उमलिंग, ये उमलिंगला पास है यहां पर, इस तक बेसिकली जाने और आने का ये रास्ता तय किया गया। कोई ऐसा काम क्यों करेगा? देखिए बेसिकली उस चीज को रिकॉग्नाइज किया जाए। यहां पर ये सोलो एक एक्सपीडिशन देखने को मिला है कि एक महिला के द्वारा मोटरसाइकिल चलेगी इस रोड पर अकेली के। तो इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि इस पर्टिकुलर रीजन को, ये जो यहां पर है, जो यहां पर बात की जा रही है उमलिंगला पास, तो ये न्यूज में आ गया। तो न्यूज में आ गया तो यहां पर रोड बन गई, वो भी न्यूज में आ गई। तो चाइना को भी पता चल गया अच्छा यहां पर रोड बन गई है और ये न्यूज में आ गया, ऐसा कोई डेवलपमेंट यहां पर हो गया है। तो कल को चलकर इस पे कोई अपना प्रभुत्व नहीं दिखाएगा कि हाँ ये हमारा रीजन है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर कहीं ना कहीं कल को चलकर चाइना डेवलपमेंट करे तो हमारे भी डेवलपमेंट यहां पर चल रहे हैं। तो यहां पर 2 गांव हैं, एक का नाम है यहां पर, ये है यहां पर चिसुमले, ठीक है। तो चिसुमले हो गया एक, और दूसरा यहां पर है डेमचोक, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया डेमचोक, ठीक है। तो ये जो 2 गांव हैं ये बिल्कुल ऑलमोस्ट काफी पास में हैं, जो चाइना के साथ में बॉर्डर टच करता है, उस साइड में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि इंडो चाइना बॉर्डर के काफी पास में देखने को मिलेंगे। तो ये अगर बात करें इसके बारे में तो 19,300 फीट ऊंचा, यानी कि ये जो खारदुंगला पास है यहां पर, ये पर्टिकुलर ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड है यहां पर वर्ल्ड की, यानी कि इससे ऊंची वर्ल्ड में रोड नहीं है जहां पर मोटरसाइकिल चलाई जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। खासकर एक मोटा मोटा तो आइडिया रखिएगा, कोई ऐसी चीज वर्ल्ड दुनिया में सबसे ऊंची रोड जहां गाड़ी चलाई जा सकती है कहां पर है, तो वो इंडिया के अंदर है। लग रहा है ना सुनने में भी अच्छा सा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पर अभी 15 मीटर टोल एक ट्री है यहां पर, जो कि बेसिकली यहां पर कॉफी की फैमिली से यहां पर बिलोंग करता है, जो कॉफी नहीं पीते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो डिस्कवर किया गया अंडमान निकोबार वाले एरिया में, तो इसको पायरोस्ट्रिया लालाजी इसका नाम दिया गया है। तो फर्स्ट ये रिपोर्ट किया गया हमारी कंट्री में, जो बेसिकली वेंडूर फॉरेस्ट है। तो वेंडूर फॉरेस्ट कहां पर है? ये साउथ अंडमान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर अंडमान निकोबार वाला एरिया आप लोगों को देखना है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये देख सकते हैं हमारी कंट्री का जो ये पर्टिकुलर एरिया हो गया बे ऑफ बंगाल वाला, तो यहां पर अंडमान निकोबार आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अंडमान निकोबार के अंदर यहां पर जो ये पेड़ मिला है, ठीक है, तो ये बेसिकली यहां पर साउथ अंडमान निकोबार के अंदर मिला है और ये हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ये जो ट्री है नॉर्मली अगर आप लोग देखिए, ये अंडमान निकोबार वाले जो एरिया में मिला है यहां पर, ये नॉर्मली ये जो पाया जाता है ये मेडागास्कर वाले एरिया में पाया जाता है। मेडागास्कर जो मैंने आप लोगों को अगर मैप में दिखाऊं
देखिए जैसे जैसे जो भी न्यूज में आता है ना मैप में, आप लोगों को एकदम तुरंत जाकर मैप में देखो, तो मुझे जैसे मेडागास्कर मैंने नाम लिया तो मुझे एकदम माइंड में आ गया, अच्छा मेडागास्कर तो वहां पर है, पर लेकिन आप लोगों को मैप में दिखाना पड़ा, ठीक है। तो जो रेगुलर न्यूज सुनते हैं, रेगुलर प्लेस देखते हैं न्यूज में जो भी है, तो उनको ऐसे ही याद आ जाती है। तो चीजें अगर याद रखनी है तो इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहां पर अगर बात करें, ये जो बेसिकली पर्टिकुलर जो एरिया है अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में, यहां पर जो ट्री है ये बिलोंग करता है यहां पर तिरूर फॉरेस्ट से, ठीक है। तो तिरूर फॉरेस्ट यहां पर इससे ये बिलोंग करता नजर आता है। बेसिकली जारवा जो रिजर्व फॉरेस्ट है यहां पर, ये है ये यहां पर चैडिया, ये यहां पर चिड़िया टापू, बेसिकली ये है मुंदार पहाड़ जो फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में बेसिकली ये बताया गया है। तो यहां पर जो पैरिस्टिया जो लालाजी यहां पर है, ये बेसिकली क्रिटिकली इंडेंजर्ड है अगर बात करें आईयूसीएन के हिसाब से, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से अगर बात करें तो उसमें यहां पर ये किसके अंदर में, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, यानी कि ज्यादा संख्या इनकी है नहीं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो इसमें जो ये लालाजी वर्ड यूज किया गया है, ये लालाजी कौन है, ये है लालाजी सिंह। लालाजी सिंह कौन है, ये ज्वाइंट डायरेक्टर है और हेड ऑफ ऑफिस आप लोग बोल सकते हैं अंडमान और निकोबार वाले एरिया के। तो जो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वहां पर, तो उसके हेड है जिनके नाम पर इनका नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो एक तरीके से रिकॉग्नाइज करने के लिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंसान जो है खूब मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो उसके नाम से रिलेटेड चीजें यहां पर इस तरीके से रखी ताकि और मोटिवेट हुए और ज्यादा मेहनत करें, तो उस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे एक नेशनल न्यूज के बारे में। तो बात की जा रही है यहां पर जल शक्ति अभियान के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है उसके द्वारा बोला गया, जो भी हमारी कंट्री में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं, सांसद जो होते हैं। तो जो भी सारे सांसद हैं यार, उनको बोला गया यार देखो वैसे तो तुम ज्यादा काम करते नहीं हो, पर थोड़ा कुछ काम तो कर लो, तो आप लोग क्या करो, जल शक्ति अभियान जो है हमारे देश में उसको इंप्लीमेंट करवाओ। जन शक्ति अभियान के तहत यहाँ पर जो कंपेन आप लोगों को चलाना है, तो कैच द रेन, यानी कि जो रेन है यानी कि जो बारिश है उसको कैच करना है। जैसे नहीं गेंद आ रही है उसको कैच करते हैं बैट बॉल जब खेलते हैं, तो कैच द रेन यानी कि रेन को पकड़ना है। मतलब क्या हो गया कि जो बारिश का पानी आ रहा है अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये मानसून का महीना है, तो मानसून के महीने में सबसे ज्यादा बारिश हमारे देश में पड़ती है, तो उस पानी को कैच कर कर हम लोग को कंजर्व करना है एक तरीके से अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इनको ये काम दिया गया या फिर स्टेट के अंदर जहां पर भी आप लोग हैं। तो इससे क्या होगा, पानी को एक तरीके से हम लोग ये नहीं कहते हार्वेस्ट कर पाएंगे, वाटर हार्वेस्टिंग का नाम सुना है ना, तो पानी को हार्वेस्ट कर पाएंगे तो उस पानी को आगे यूज किया जाएगा, वाटर टेबल बढ़ जाएगी, पानी को इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है ढंग से। तो ये जो वाटर रिसोर्सेज है वो काफी फायदेमंद है गांव वाले एरिया के लिए। खासकर अगर बात करें तो जल जीवन मिशन जो है ये खासकर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ये सारा प्रोग्राम देखने को मिलता है। अब ये इंपॉर्टेंट तो आप लोगों को याद होगा, मैंने मार्च के महीने में आप लोगों से डिस्कस भी किया था। अभियान जो है बेसिकली विद द थीम कैच द रेन, तो कैच द रेन ये तो हो गया बेसिकली, अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। अब थीम क्या है इसकी, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, यानी कि जहां पर वो गिरे बारिश, व्हेन इट फॉल, और जब भी गिरे बारिश, यानी कि जिस भी टाइम पर जहां पर भी बारिश हो उस पानी को आप लोगों को सेव करना है, उस पानी को आप लोगों को कंजर्व करना है, उस पानी को आप लोगों को हार्वेस्ट करना है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात की गई। ये थीम थी वर्ल्ड वाटर डे की, जो कि 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ बच्चों के द्वारा आंसर सही दिए गए थे, तो इसी तरीके से आप लोग चीजों को याद रखा कीजिए। तो रूरल और अर्बन एरिया में ऑल द डिस्ट्रिक्ट जो है कंट्री के उनको कवर किया जाएगा, यानी कि गांव शहर में जहां पर भी चीजें हैं तो सारी चीजों को कवर किया जाएगा। पानी को किस तरीके से हम लोग कंजर्व करना है वो जरूरी है। जल शक्ति अभियान जो है हमारी कंट्री में 2019 में ये ओनली 1592 जो वाटर स्टेट्स जो ब्लॉक हैं उनको कवर किया गया था, जबकि 2836 के करीब है यहाँ पर 256 डिस्ट्रिक्ट में कंट्री में। तो नेशनल वाटर मिशन जो था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एक नोडल एजेंसी है इसको इंप्लीमेंट करने वाली। टोटल अमाउंट 14,000 करोड़ रुपए यहां पर दिया गया इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। और एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है उसके तहत यहां पर काम किया गया, अगर गांव वाले एरिया में बात करें इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। एम तो यार सीधी सीधी बात है, क्या करना है, एक तो टैप करना है रेन वाटर को, यानी कि पानी को खराब होने से पहले उसको बेसिकली ये करना है कि उसको इकट्ठा कर ले, ठीक है। तो आर्टिफिशियली रिचार्ज किया जाए स्ट्रक्चर को जहां पर लगता है कि वाटर टेबल नीचे चली गई है। रिवाइटाइलाइज, एक तरीके से रिवाइटल लिखते हैं, रिवाइटल खाना, ठीक है। तो रिवाइटाइलाइज किया जाएगा एक तरीके से, जो पॉन्ड है उनके अंदर पानी भरा जाएगा। वाटर बॉडी है, जोहड़ तालाब बोलते हैं ना जिनको, वो देखने को मिलेगा। क्रिएट की जा सकती है नई वाटर बॉडी जहां पर नहीं है कि पानी आकर इकट्ठा हो जाए इसके अंदर में। एक नया इसी के साथ में जो डैम है यानी कि जो बांध है उसको ढंग से भरा जाएगा, ठीक है। रिजुनेट किया जाएगा वेटलैंड, जो झील वगैरह हैं, रिवर वगैरह जो हैं उनको भी यहाँ पर प्रॉपर वे में पानी मिल पाएगा। तो इस तरीके से ये पानी को ढंग से यूटिलाइज करेंगे तो सही चीजें सारी चलती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो कंट्री के अंदर इस तरीके से अगर हम लोग इसका डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, तो दूसरा यहाँ पर काम करें डेटा को इकट्ठा करने का, तो पता रहेगा कहां पर कितनी बारिश बरसी, कहां पर कितना पानी कंजर्व किया गया, कहां पर पानी की कितनी कमी है और कहां पर पानी के लिए काम करना है। तो सारा डेटा इकट्ठा रहेगा तो फिर हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो अच्छा तरीका है चीजों को
को इंप्लीमेंट करने का। तो देखते हैं कितना काम कर पाते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब। तो जो भी ये काम करेंगे वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज। इसमें क्या बात की जा रही है, इससे बात की जा रही है वुहान के बारे में। वुहान क्या है यहाँ पर, ये चाइना के अंदर एक एरिया है जहां से कोरोना वायरस निकल के आया। तो ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि जो वुहान के अंदर जो चाइना के अंदर जो वुहान है उसमें इंस्टीट्यूट के अंदर ये जो कोरोना वायरस है, ये गेन ऑफ द फंक्शन रिसर्च के तहत यहां पर कोरोना वायरस निकल गया, ठीक है। और ये लैब से लीक हो गया SARS-CoV-2 कोविड-19 पेंडेमिक, जिसकी वजह से आ गया। यानी कि ये जो वायरस है ये माना जा रहा है कि वुहान की लेबोरेटरी से निकला है। तो अलग अलग थ्योरीज निकल कर आ रही है, तो उनमें से एक थ्योरी ये बोल रही है कि ये इस तरीके से निकल कर आया है। तो यहां पर जो वायरोलॉजी होती है, यानी कि जो वायरस के ऊपर स्टडी करती है, उसमें गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के तहत यहां पर यानी कि कोई अगर जानबूझकर, डेलिबरेटली होता है जानबूझकर, अगर एक तरीके से यहां पर कोई पर्टिकुलर लैब के अंदर जीन को ऑल्टर कर रहा है, उसके अंदर म्यूटेशन परिवर्तन कर रहा है, पता चला आप लोगों ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि वो आप लोग कंट्रोल में नहीं आया, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हुई जहां पर आप लोगों ने बना रखा था वो वहां से उससे बाहर निकल गया। मूवीज में देखा होगा ना, कई बार उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करके कई सारे जानवर बना देते हैं। तो वही बातें यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उसके अंदर म्यूटेशन किया गया, यानी कि चेंज किया गया, कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया, जीन के अंदर कोई ऑल्टरेशन किया गया, तो उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये अगर बात करें जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू यहां पर जो वायरस है यहां पर, या फिर कुछ भी इस तरीके से कोई भी चीज होती है, डिफरेंट तरीके से ग्रोथ की कोशिश की जाती है। तो सीरियल पैसेज आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं, यानी कि सीरियल पैसेज रेफर किया था एक प्रोसीजर जिसके थ्रू बैक्टीरिया वायरस को यहां पर एक यात्रा चलती है उनकी, यानी कि यहां से उसको स्टार्ट किया, यहां से बनकर यहां पहुंच गया, इतना ताकतवर हो गया कि निकल के भाग गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये वुहान जो यहां पर लेबोरेटरी है, माना जा रहा है कि उसके अंदर से चीजें निकल कर आई। और ये जो वायरस है ये एक तरीके से ऐसा देखा जा रहा है कि यहां पर वायरस जो है ये यहां पर एक इन्वायरमेंट के अंदर जब चीजें चली जाती हैं, ठीक है, वायरस का जो पोर्शन आ जाता है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से, जैसे कई बार क्या होता है, ऐसा होता है जैसे म्यूटेशन आई थी कोविड-19 बाकी SARS-CoV-2 की, अब यहां पर डेल्टा प्लस अलग अलग वेरिएंट यहां पर निकल कर आ रहे हैं, तो फिर वो उसी के हिसाब से अपना जो चेंज होता है उसकी चीजों को चेंज कर लेता है। तो नए इन्वायरमेंट में नए तरीके से रिवैम्प होता है। आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग कंट्री में अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। तो यही तरीका है यहां पर जिसकी वजह से वो नेचर चेंज करता रहता है। फिर वायरस तो वैसे भी नेचर चेंज करने के लिए जाना जाता है। तो पोटेंशियल जो थेरेपीज होती हैं चीजों को कंट्रोल करने के लिए, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, ऐसी रिसर्च की जाती है। ऐसी रिसर्च के चक्कर में किसी डॉक्टर के द्वारा कुछ ऐसी हरकतें कर दी गई, तो गेन ऑफ द फंक्शन जो स्टडी है यहां पर ये बेसिकली वायरल को किस तरीके से बढ़ाना है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी के बारे में बात करते हैं, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स कैसा है, वैक्सीन को किस तरीके से डेवलप करना है, उसके लिए काम किया जाता है। पर लेकिन इशू क्या हो गया, चीजें निकल गई हाथ से और ये कंडीशन देखने को मिली। गेन ऑफ द फंक्शन के अंदर बेसिकली जो सर्टेन जो पैथोजन होते हैं, जो वायरस हैं इस तरीके से, ठीक है, तो वो मोर डेडली हो जाते हैं और मोर ट्रांसमिशेबल हो जाते हैं, यानी कि जल्दी फैलने वाले हो जाते हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की जान लेकर चला गया। लॉस ऑफ द फंक्शन दूसरा इसकी टर्म होती है, इसके अपोजिट वो इनएक्टिव या फिर म्यूटेशन जो होती है वो रिजल्ट करती है सिग्निफिकेंस लॉस ऑफ ओरिजिन फंक्शन या फिर नो फंक्शन ऑफ पैथोजन, यानी कि मार नहीं देना उसको, वायरस को मार देना। तो उसके चलते अगर बात करें तो उसको लॉस ऑफ फंक्शन की कैटेगरी में लाते हैं। तो यहां पर गेन ऑफ फंक्शन यानी कि उसकी एक्टिविटी बढ़ाई गई, बढ़ने के चक्कर में वो निकल के भाग गया वहां से, हाथ से निकलकर, और फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया। तो ये कंडीशन यहां पर बोली जा रही है। इसकी वजह से ये बोला गया था कि वुहान के अंदर बहुत सारे लोग उस टाइम पर बीमार भी पड़े थे। अब यहां पर ये कितना सही है और क्या चीजें हैं, और चाइना छुपा रहा है, खुद बना रहा था, इसको बायो वेपन बना रहा था, क्या कर रहा था यार, वो तो कहते हैं ना कि ऊपर वाला ही जाने तो ये तो ऊपर वाला ही जाने यार, या फिर चाइना जाने यार, हम तो को ना जानते, ठीक है तो भाई साहब ये चीजें हैं जो भी है, पर लेकिन अच्छा नहीं है यार, बहुत सारे लोग जो हैं खत्म हो गए इसके चक्कर में, ठीक है। चाइना की तो मजाक में चीजें थी जो भी थी, पर लेकिन कितने सारे लोग निकल गए वो देखो आप। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं पॉलिटी के बारे में, और जो ये न्यूज निकल कर आ रही है ये है UAPA से रिलेटेड। तो UAPA की फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है देश के अंदर, उसको रोकने के लिए जो एक्ट है, यानी कि पता चला कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, तो उससे पहले पता चल गया कि ये इंसान बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, ठीक है, और वहां पर श्रीकांत पहुंच गया, वहां पर जो नहीं है जो द फैमिली मैन वाला श्रीकांत, तो उसने बचा लिया लोगों को जाकर तो उस इंसान को पकड़ लिया, ठीक है, जैसे कि वो पकड़ना है उस लड़की को पकड़ा, वो वहां पर जहाज गिराने वाली थी, बॉम्ब वगैरह चलाने वाली थी वहां पर, तो उसमें तो इसी तरीके से अनलॉफुल कोई एक्टिविटी होने वाली है उसको रोक लेना। तो यहां पर ये हमारी कंट्री में ये पर्टिकुलर एक्ट है 1967 का। तो अभी दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट यहां पर पकड़े गए थे अनलॉफुल एक्टिविटी के तहत, वो गलत है। यानी कि देश में अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, उसके खिलाफ अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है,
तो उसके खिलाफ आप लोग यहां पर ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। ये नॉर्मली टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए है एक्ट यहां पर हमारे देश में, कि कोई ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है, कोई ऐसी चीजें कर रहा है, वो नॉर्मली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट किया गया उनके द्वारा, तो वो एक नॉर्मल व्यवहार है, उसको आप लोग टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ में करार नहीं दे सकते। तो कोर्ट के द्वारा साफ साफ पहली बार इस तरीके से बोला गया है अपने जजमेंट में कि एक वेग है यहां पर सेक्शन 15 यूएपीए का, जिसके तहत यहां पर आप लोग बेसिकली जो यहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसमें और जो एक नॉर्मल एक्टिविटी है उसमें डिफरेंस नहीं समझ में पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इसके चलते जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है वो यहां पर एक तरीके से उसको आप लोगों को टैकल करना है, ऑर्डिनरी क्राइम को टेररिस्ट एक्टिविटी में नहीं डालना है आप लोगों को। पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन के बारे में पता चला, एक इंसान जो है दूसरे इंसान की लड़ाई हो गई, उसने उसको गोली मार दी, ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं तो टेररिस्ट है, टेररिस्ट यूएपीए के तहत पकड़कर उसको जेल में डाल दिया। अरे यार वो उनका फैमिली मैटर हो सकता है, कोई और यारी दोस्ती की बात हो सकती है, उसकी वजह से यहां पर चीजें होगी, उसको टेररिस्ट एक्टिविटी थोड़ी ना बोलोगे, उसके लिए और चीजें हैं, उसके चलते उनको यूज करो। ये वाला एक्ट यहां पर यूज करने का मतलब ही नहीं बनता है। तो यहां पर ये जो एक्ट यूज किया जा रहा है तो यहां पर केयरफुल रहना है, यहां पर जो इसकी डेफिनेशन है उसको ध्यान में रखते हुए। तो जो कोर्ट के द्वारा बोला गया है यहां पर ये, तो उनके द्वारा पहली बार इस तरीके की चीजें बोली गई है कि सेक्शन 15 जो है यूएपीए का वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी है या कोई हीनियस क्राइम है, टेररिज्म, उनमें आप लोगों को डिफरेंस समझना पड़ेगा कहां पर इसको यूज करना है। और एक तरीके से जो एक्ट का बनाने का पर्पज भी यही था कि हमारी कंट्री में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो, हमारी कंट्री की जो डिफेंस है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े उन चीजों का, और उसको रोका जा सके। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है देश के अंदर, एक नॉर्मल इंसान, एक देश का सिटीजन, आप लोग उसको यूएपीए लगाकर जेल के अंदर डाल रहे हो, तो ये इस तरीके से आप लोग को यूज नहीं करना है। तो गवर्नमेंट जो है यहां पर और पार्लियामेंट्री जो एक्शन है यहां पर ये, ठीक है, तो वो लेजिटिमेट रखने आप लोगों को, प्रोटेस्ट है यहां पर इंसान जो है वो यहां पर उसको संविधान में हक मिला हुआ है 19 के तहत कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता है, पर लेकिन प्रोटेस्ट कर रहा है या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, इसमें आप लोगों को डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, तो ये गलत बात है। तो बड़ी ही ब्लर तरीके से आप लोगों को देखने को चीजें मिल रही है यहां पर, तो ये चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। दिक्कत की बात क्या यहां पर जो बेसिकली कोर्ट में बोला गया कि देखिए पहले जो केस थे 890 के करीब आया करते थे, ठीक है, 2015 में, अब ये 1126 के करीब यहां पर केस देखने को मिल रहे हैं 2019 में। तो यानी कि बहुत सारे लोगों के ऊपर यहां पर ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ये जो एक्ट है ये यूज किया जा रहा है, ये गलत बात है। इस तरीके से इसको यूज नहीं करने के लिए बनाया गया था ये, तो ये गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, और इसको यूज नहीं बोला जाएगा, इसको तो एक्ट का मिसयूज बोला जाएगा। इसलिए कई बार कोर्ट के अंदर मैटर जाता है, बोलते हैं क्या कर दिया, ठीक है। तो जो ये बिल लाया गया था इसमें क्या किया गया था हमारी कंट्री में, जो एनआईए जिसको आप लोग बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो उसको ग्रांट कर दी गई थी पावर कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है आराम से जाकर बिना किसी दिक्कत के, किसी स्टेट के अंदर भी अगर कोई दिक्कत है तो वहां भी जाकर वो घुस सकते हैं। तो यहां पर जो ये पर्टिकुलर एनआईए जो है यहां पर, तो यहां पर जो बेसिकली इंस्पेक्टर या फिर उससे ऊपर की जो रैंक का पर्सन है वो यहां पर इसको देखेगा, ठीक है, वो यहां पर चीजों को आगे लेकर चलेगा। तो इसके चलते इंडिविजुअल पर्सन को भी टेररिस्ट बनाया जा सकता है। पहले क्या था, पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट बोलते थे, पर लेकिन मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ABC, वो ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने बोला कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अपना नाम चेंज कर लिया BCA, ठीक है। अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो ABC थी, अब यहां पर BCA तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो यहां पर ये से बाहर निकल गई नाम चेंज करते ही। अब यहां पर अगर इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात करें, मान लीजिए आप लोगों का नाम मोनू है, ठीक है, तो मोनू है आप लोगों का नाम नॉर्मल तरीके से, आधार कार्ड में भी नाम मोनू ही है, ठीक है। तो अब यहां पर इसको टेररिस्ट अगर करार दे दिया गया तो ये तो अपना नाम मोनू से सोनू नहीं करेगा, मोनू ही रहेगा यहां पर ये, तो क्योंकि वही नाम उसका फिक्स है यहां पर, उसके 10वीं के डॉक्यूमेंट्स में, उसके आधार कार्ड में, उसके सारे पासपोर्ट जब भी दो DL जो भी बनवा रखे सब में यही नाम है। तो इंडिविजुअल को अगर टेररिस्ट का दर्जे में डाल दिया गया तो वो उसको चेंज नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए यहां पर चीजों को टैकल करने की कोशिश इसके थ्रू की गई। पर लेकिन कोर्ट ने ये बोला है कि हाँ कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो उसको समझो, ठीक है, देखो जानो, ये नहीं कि किसी को भी पकड़कर और बजा जेल के पीछे डाल दिया उठाकर, ठीक है, तो वो हरकतें सही नहीं है, उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा। अभी देश के अंदर जो मॉनसून चल रही है उसको लेकर कई सारी बातें बोली जा रही हैं। कोई बोल रहा था मॉनसून बड़ी अच्छी आने वाली है, कोई बोल रहा है मॉनसून के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इंपैक्ट पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है, अच्छी आने वाली थी तो क्यों आने वाली थी, तो कुछ बातें हैं यहां पर। अर्ली साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में बात करें तो केरला कोस्ट पर 2 डे जो यहां पर अभी बिहाइंड द शेड्यूल वहां पर वो पहुंची, जिसके चलते कई सारी बातें सामने निकल कर आई। एक तो साइक्लोन यास जो है अभी बे ऑफ बंगाल में देखने को मिला, ठीक है, उसके चलते यहां पर इंपैक्ट देखने को पड़ा। दूसरा यहां पर जो डिले देखने को मिल रही है चीजें, उसमें कई सारी बातें बोली जा रही है। तो अभी यहां पर अगर बात करें, लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं यहां पर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल के ऊपर, ठीक है, जो कि खासकर अगर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश या फिर बिहार वाले एरिया में भी आप लोग बात करिए। एक इंपैक्ट बोला गया यहां पर, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा नॉर्मली, जिनको वेस्टर्ली बोलते हैं, ठीक है,
तो वेस्टर्ली जो हवाएं चलती हैं यहाँ पर, ये जो कि वेस्ट साइड से आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि अपनी कंट्री इधर है, तो उसका इंपैक्ट यहाँ पर काफी ज्यादा पड़ रहा है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये हेडली सेल होती है ज्योग्राफी के अंदर में आप लोगों ने नॉर्मली, ठीक है, सारी चीजें पढ़ा रखी है उसमें बेसिकली जो एनसीईआरटी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बोला ये जा रहा है कि अभी जो इंपैक्ट देखने को मिला यहाँ पर ये, तो इसमें यही बातें बताएगी कि जो वेस्टर्ली है उसका भी यहाँ पर बेसिकली इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिला इस पर्टिकुलर रीजन में। तो इसके चलते जो मानसून है जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तरीके से मानसून यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवर नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है बेसिकली जो एक्टिविटी है मानसून की करंट टाइम में अगर देखो, या अरेबियन सी के अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर जो पहुंच रहा है मानसून यहाँ पर, तो यहाँ पर किस एरिया यहाँ पर ये है कि नॉट एक्सपेक्ट टू हैपन सून, यानी कि जल्दी नहीं आएगा, ये रिमेन लो रहने वाली है प्रोग्रेस, जैसी एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी उसके कंपेयर में, ठीक है। तो मैंने बताया ना अभी वेस्टर्ली वाला और वो सारा फंडा, तो इसके चलते यहाँ पर नो डायरेक्ट इंपैक्ट, रियल फोन के ऊपर उसको कोई इंपैक्ट नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि मानसून जल्दी आ रहा है तो बारिश ज्यादा होगी और मानसून लेट में आ रहा है तो बारिश कम होगी, ठीक है। जैसे कि बोला गया 2014 में मानसून जो था 42 दिन में पूरी कंट्री में पहुंचा, 2015 में 22 दिन में पहुंच गया था, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर रेंज की, तो इंडायरेक्ट डेफिशिएंट ऑफ रेनफॉल के बारे में बात करें तो दोनों में ही पानी की कमी रही देश के अंदर में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मानसून जल्दी आ रहा है मानसून लेट में आ रहा है तो उसके चलते देश के अंदर पानी ज्यादा बरसेगा या फिर पानी कम बरसेगा। पानी तो जितना बरसना है उतना ही बरसेगा, ठीक है। तो इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये बात बोली जा रही है इनके द्वारा, ठीक है। तो ये जो भी क्लाइमेट चेंज की एक्टिविटी चल रही है, तो जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने होते हैं हमारी कंट्री में मानसून के, जिसमें मैक्सिमम बारिश हमारी कंट्री में इसी के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा इसके बारे में। बाकी डिफेंस के बारे में यहां पर ये न्यूज है, तो डी क्लासिफिकेशन ऑफ वॉर हिस्ट्री, यानी कि पास्ट में हमारी कंट्री की लड़ाई हुई किसी के साथ में, जैसे चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, तो क्या वो जो डॉक्यूमेंट है हमको डी क्लासिफाई करने चाहिए, क्या वो जनता के सामने डॉक्यूमेंट रखने चाहिए, ये बातें इनके द्वारा पूछी जा रही है। अगर बात करें यहां पर, तो इसके बारे में एक स्टडी की जाती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका इंपैक्ट देखा जाता है, देश के ऊपर क्या पड़ सकता है, सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ सकता है, उसके बाद में फिर उसको डी क्लासिफाई किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जो कि राजनाथ सिंह जी के अंडर में है, अभी कुछ स्टेप उठाने की बात की जा रही है डॉक्यूमेंट को डी क्लासिफाई करने के लिए, जिसकी वजह से यहां पर न्यूज में आ गया है। तो टाइमली पब्लिक, अगर बात करें यहां पर टाइमली पब्लिकेशन जो है वॉर हिस्ट्री का, उससे क्या फायदा होता है, एक तो यहां पर एक्यूरेट अकाउंट तैयार हो जाता है लोगों के सामने, ठीक है, ऑथेंटिक मटेरियल आ जाता है, तो जो भी फेक इंफॉर्मेशन मार्केट में चल रही है वो सारी फेक इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है, सही चीजें मार्केट में सामने निकल कर आ जाती है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में के सुब्रमण्यम नाम की एक कमेटी बनाई गई थी 2019 में, उसने कारगिल रिव्यू किया बेसिकली, उसके चलते यहाँ पर कारगिल रिव्यू कमेटी के नाम पर, तो यहाँ पर बोला गया कि इनको डिक्लासिफाई करना है या फिर नहीं करना है, तो इसके ऊपर स्टडी की गई। तो यहाँ पर बेसिकली कई सारी चीजें जो हैं वो लेसन मिलते हैं, क्या क्या फ्यूचर की जो मिस्टेक होती है वो सीखने को मिलती है। उन्हें कहते हैं क्वेश्चन पेपर लगाओ और फिर देखो कहाँ कहाँ गलतियां की है उसको फिर सुधारो। तो पोस्ट कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है नेशनली, अगर देखा जाए तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से 2001 में, तो डिजायरेबल किया गया कि ऑथोरिटेटिव जो वॉर हिस्ट्री है उसको प्रॉपर वे में टैकल किया जा सके। प्रोविजन क्या रहते हैं यहाँ पर, ये प्रोविजन रहते हैं कि ट्रांसफर करने हैं रिकॉर्ड आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास में, जो यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड रहते हैं सर्विस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पास में, या फिर डिफेंस स्टाफ, आसाम राइफल, कोस्ट गार्ड, तो ये सारे डिफेंस ये ट्रांसफर करने होते हैं रिकॉर्ड, डायरीज जो लेटर रहते हैं कोई लिखा गया उस टाइम पर, ऑपरेशनल कोई रिकॉर्ड बुक है सारी, ये कहां पर जाती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास में जाती है। ये जो कंपाइलेशन होता है सारा वॉर का जो भी वहां पर हुआ, क्या लेटर भेजे गए, क्या लिखा गया, क्या किताब में, क्या डायरी में, सारी ये बेसिकली ज्वाइंट सेक्रेटरी जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, वो ये कमेटी नॉर्मली हेड करते हैं, जो कि यहाँ पर सारा ये रिकॉर्ड इकट्ठा करके रखता है। ये कंपोज किया जाता है और फिर यहाँ पर जो बेसिकली ये हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ये कंपोज किया जाता है, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री भी रहती है, होम मिनिस्ट्री भी रहती है, और भी कोई प्रोमिनेंट पर्सन या फिर कोई हिस्टोरियन को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है अगर लगता है तो। ये टाइमलाइन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक आप लोगों को नया एक स्पेयर देगी इसके बारे में। बोला गया कि कमेटी जो है, अगर कोई लड़ाई हुई है उसके 2 साल के अंदर अंदर कमेटी जो है उसको एक तरीके से कंप्लीशन जो भी वॉर हुई है उसके चलते, ठीक है, 2 ईयर ऑफ वॉर कंप्लीशन, उसको क्या करना है, वॉर या ऑपरेशन के चलते एक कमेटी बनानी है, ठीक है, 2 साल विद इन 2 ईयर, जैसे ही वॉर खत्म हुई, ठीक है। ये जो बेसिकली क्या करेगा, ये जो 3 ईयर के अंदर अंदर यहां पर एक कंपाइलेशन तैयार करेगा कि क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है, एक ऑर्डरली क्लासिफिकेशन करेगा, जो भी क्या क्या चीजें हैं, नो मोर सीक्रेट, इसको 25 साल के बाद में अगर एक टाइम रखा जाता है कि डी क्लासिफाई कर दो, जनता में इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। और आगे चलकर ये रिकॉर्ड है जो 25 साल के बाद में ये नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के अंदर जो रिकॉर्ड डायरी है वहां पर जाकर इनको रख दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पास्ट में कोई ऐसी लड़ाई हुई है
पहले उसको एनालिसिस किया जाता है, सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो देखा जाता है, उसको एनालिसिस करने के बाद में फिर जब सेंसिटिविटी उसकी खत्म हो जाती है तो जनता के सामने रखने की कोशिश की जाती है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर दो हमारी कंट्री में एक्ट और रूल है जिसके हिसाब से काम चलता है। पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट है 1993 का और दूसरा पब्लिक रिकॉर्ड रूल है 1997 का, तो इनके हिसाब से यहां पर काम किया जाता है। ठीक है, अगर आगे बात करें यहां पर तो फर्स्ट जो इंटरनल कंजप्शन किया जाता है, पहले अपना आप देखते हैं वो, ठीक है, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। ठीक है, पहले अपना पेट पूजा करो, यानी कि अपना आप देखो चीजों को किस तरीके से ऑपरेशन चले, क्या चले, कितना सेंसिटिव है, कितना जनता पर इंपैक्ट पड़ सकता है, और उसके बाद में फिर इसको पब्लिक में रखना है। तो 25 साल का टाइम लिया जाता है ये सारी चीजों को स्टडी करने के लिए और जनता में इन रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। अभी यहां पर जो 1962 की वॉर हो गई या फिर जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हो गया तो उनको पब्लिक में रखने की बात की जा रही है जो कि 1984 का था। ठीक है, जिससे कि यहां पर चीजों को जनता के सामने रखा जा सके। पर लेकिन क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि 1984 के दंगों को अभी सामने क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि अभी तो पंजाब के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, कुछ दिनों बाद रख लेते, पता चला इसकी वजह से दंगे फसाद और जुड़ गए। तो ये भी कई सारी बातें रहती हैं, पर लेकिन सबका अपना अपना तरीका है। चलिए जो भी है देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। एक इंपॉर्टेंट कोटेशन हम लोगों ने यहां पर देखी, इसके बाद में हम लोगों ने यहां पर इंपॉर्टेंट डे देखा जिसके बारे में कई सारी बातें जानी। नेक्स्ट यहां पर शॉर्ट न्यूज के अंदर हम लोगों ने यूरोप और जो यूरोपियन यूनियन और जो ब्रिटेन के बारे में दस्तक चल रही है वो समझी, मैप में भी चीजों को समझा। इसी के साथ में सोलो जो बेसिकली एक ट्रिप के बारे में हम लोगों ने जाना, क्या क्या चीजें कुछ समझी उसके बारे में। ब्रो को समझा, बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन, और ये कुछ बातें देखी हम लोगों ने जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आप लोगों के लिए। इसी के साथ में और कुछ बातें देखी यहां पर हम लोगों ने बेसिकली प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की एक पर्टिकुलर ट्री के बारे में, कोरोना वायरस कहां से निकल के आया और क्या चीजें हो सकती हैं उसके बारे में हम लोगों ने कुछ बातें की। जल शक्ति मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो कुछ बातें हम लोगों ने समझी, कुछ अभियान के बारे में जाना। मॉनसून के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने जानी, कहां से चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या क्या दिक्कतें हैं। पॉलिटी के अंदर यूएपीए के बारे में क्या क्या चीजें हैं वो हम लोगों ने यहां पर समझी जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। डिफेंस के अंदर हम लोगों ने यहां पर बात की डी क्लासिफिकेशन के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो कि एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, तो ये था टोटल डिस्कशन। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। तो यहां पर सी फेयर की जो थीम आप लोगों को बतानी है, अगर बात करें जियोग्राफिकली नॉर्दर्न आयरलैंड किसका पार्ट है, पॉलिटिकली किसका पार्ट है ये बताइए। कौन सा ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये आप लोगों को बताना है, जिसके चलते प्रोजेक्ट ये O2 ऑफ इंडिया देखने को मिला। यहां पर पीएससी के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में पहले पीएससी यहां पर बेसिकली कौन थे ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, अभी फिलहाल कौन है वो बता ही दिया मैंने। यहां पर प्राइम मिनिस्टर जो यहां पर STIAC की फुल फॉर्म आप लोग बताइए, जो कि पीएससी के द्वारा हेड की जाती है। ये जो पर्टिकुलर बात की जाती है जिसको यहां पर पायरोस्ट्रिया लालाजी, ठीक है, तो ये आयुसेन के अंदर कहां पर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री है जल शक्ति अभियान के बारे में बात करती है। और कैच द रेन यहां पर ये बेसिकली इसका कैंपेन है, पर थीम क्या है वर्ल्ड वाटर डे की वो आप लोगों को बतानी है। किसके द्वारा, कारगिल रिव्यू कमेटी हेड की गई, जिसने बोला कि डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाई कर दो। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर बात की जा रही है क्विज के बारे में, इसको देख लेते हैं। ये जो बेसिकली क्विज है इसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। एंटी हेल गन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो आईआईटी में कौन सी आईआईटी के द्वारा मिलकर ये डेवलप किया गया है, डॉक्टर YS पारमार यूनिवर्सिटी जो हॉर्टिकल्चर है बेसिकली कहां पर है, यहां पर ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये इसके द्वारा मिलकर काम किया गया। कौन सी गैस को ये फायर करते हैं ये आप लोग को बताना है। कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य गवर्नमेंट के द्वारा स्मार्ट किचन की बात की गई। कदम श्री जो योजना है वो यहां पर बेसिकली किस राज्य के द्वारा है यहां पर ये बताना है। लाइन ऑफ क्रेडिट हमारी कंट्री में किस कंट्री को दिया गया सोलर एनर्जी में काम करने के लिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन सी थी जब यहां पर ये बनाई गई थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का विजन क्या है ये आप लोगों को बताना है। इलेक्शन पिटीशन फाइल की गई यहां पर हमारी कंट्री में ममता बनर्जी जी के द्वारा। सेक्शन कौन से एक्ट का है ये बताना है। कौन सी कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया 3 इंटीग्रेटेड जो थिएटर कमांड को बेसिकली क्रिएट करने के लिए। चाइल्ड एंड डिजिटल ये यहां पर डंप साइट, ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई। इंडिया के अंदर बात करें तो 10 लाख के करीब टन आज के डेट में ये आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता हुआ नजर आता है। 7 लाख था 2017-18 में, किसके द्वारा बताया गया ये आप लोगों को बताना है। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में या फिर किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। ठीक है, तो पता होना चाहिए, देख लेते हैं। आईआईटी बॉम्बे मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर एंटी हेल गन, जो कि हम लोगों ने डिस्कस की थी। एसिटिलाइन जो है बेसिकली एसिटिलीन जो है यहाँ पर गैस यूज की जा रही है और इसके चलते बोला जा रहा है कि आगे एलपीजी को यूज किया जाएगा तो इसका खर्चा कम हो जाएगा। केरला गवर्नमेंट के द्वारा स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट देखने को मिला और कुदम श्री भी ये केरला गवर्नमेंट की ही है। श्रीलंका को हेल्प की गई हमारी कंट्री में सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यहाँ पर 21 यानी कि 21वीं थी जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया फ्रांस पेरिस के अंदर में। ठीक है, तो अभी फिलहाल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो नेक्स्ट होने वाली है 2021 में वो कहां पर होने वाली है और कौन से नंबर की है।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो विजन है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। तो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का है, याद रखना, ये जो सेक्शन 10 जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन पिटीशन आप लोग कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, वरना तो इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही रहती है, पर लेकिन जब रिजल्ट ही आ गया तो अब इलेक्शन कमीशन क्या करेंगे। सेखतकर कमेटी जो है उसके द्वारा 3 इंटीग्रेटेड कमांड के बारे में बात की गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो रिसेंट रिपोर्ट जो है चाइल्ड चिल्ड्रंस एंड जो डिजिटल डंप साइट है, तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बताया गया हमारी कंट्री में लगभग 3 लाख टन जो है वो फिलहाल अभी ई वेस्ट बढ़ गया है। तो ये था आज का डिस्कशन। कैसा लगा पीडीएफ तो यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, और लेक्चर कैसा लगा उसके बारे में आप लोग जरूर बताना। अगर अच्छा लगता है तो इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, दूसरों को पढ़ा सकते हैं जो भी चीजें यहाँ से सीखी, और वरना अगर नहीं लगता है कि पढ़ाना नहीं है तो आप लोग लेक्चर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि खुशियां जो है वो बांटने से बढ़ती है। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।